हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई भी बॉडी है, वो जब ऊपर से क्यों गिरती है? कोई भी चीज हमने फेंकी तो वो जमीन पे गिर जाती है ना? क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से, है ना। ग्रेविटेशन पुल और ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो उसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से चीजें गिरती हैं, है ना। बट क्या हो, किसी का मास, सबका मास अलग अलग है ना। कोई मास अलग है, कोई मास कम है, कोई मास ज्यादा है, लेकिन हमें कैसा लगता है कि वो दोनों अलग अलग मासेस की बॉडी एक जैसी मोशन से गिर रही है ना। दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। इसी ऑब्जेक्ट के गिरने की जो मोशन की जो पढ़ाई है उसको हम मोशन अंडर ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। तो और ये हमारा मोशन मास पे भी डिपेंड नहीं करता और उस ऑब्जेक्ट के स्टेट पे भी डिपेंड नहीं करता है। ऐसे कैसे हो सकता है? तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये एक बंच ऑफ पेपर है और एक सिंगल पेपर है। इन दोनों ऑब्जेक्ट का मासेस अलग है। ये आपको भारी भारी है ये, और ये हल्का है। अगर मैं इसको फेंकूं तो क्या दोनों एक साथ नीचे गिरेंगे? चलिए देखते हैं, है ना। तो देखिए, तो कौन सबसे पहले गिरा? जिसका मास हल्का है। लेकिन मास, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ग्रेविटी इसमें ज्यादा होगी इसलिए ये हुआ, अगर ऐसा लगता है तो मान लीजिए अगर मैं इस प्लेन पेपर के ऊपर ये बंच ऑफ पेपर रख दूं तो क्या होगा? आइए देखते हैं, है ना। तो क्या होगा? दोनों एक साथ गिरे तो आप लोग क्या कहोगे कि ये बंच ऑफ पेपर का जो मास है वो ज्यादा है, उसकी वजह से उसके प्रेशर से ये नीचे गिर गया, है ना। अगर ये बात सच है तो अगर अगले केस में मैं करूं कि इस बंच ऑफ पेपर में ये सिंगल पेपर रख दूं तो क्या ये साथ गिरेगा? चलिए देखते हैं, है ना। तो क्या हुआ? दोनों एक साथ गिरे, है ना। कि जबकि जो पेपर है वो हल्का है, लेकिन दोनों बॉडीज एक साथ एक टाइम पे गिरी, है ना। दोनों की ग्रेविटी एक साथ गिरी। तो अगर एयर रेजिस्टेंस को हम निग्लेक्ट कर दें, है ना, या फिर इन दोनों ऑब्जेक्ट के लिए एयर रेजिस्टेंस को हम सेम कर दें, तो हम इन दोनों बॉडीज पे ग्रेविटी क्या फील करा सकते हैं? सेम ग्रेविटी। और इन दोनों के जमीन पहुंचने का टाइम भी क्या होगा? सेम होगा, है ना। तो आइए समझते हैं इसको। मान लीजिए इसको मुझे अगर समझना है कि हर बॉडी एक ही मोशन के साथ नीचे क्यों गिरती है, तो मुझे अर्थ के मास पे जाना पड़ेगा। मान लीजिए ये मेरा एक अर्थ है ना। इसका एक सेंटर होगा। तो हमें इसकी फिजिक्स को समझना है कि इस मैथमेटिक्स को समझना है कि ये हर बॉडी एक समान क्यों नीचे गिरती है। हर बॉडी का मोशन जो है वो हमें एक समान क्यों लगता है ना। तो मान लीजिए ये एक अर्थ है, इसका एक सेंटर होगा, इसका कोई मास भी होगा और रेडियस भी होगा, क्योंकि अर्थ कैसी है? सर्कल शेप में, ठीक। और हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि अर्थ का मास कितना होता है? 6 इंटू 10⁻24 kg, और रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। आप ये 9th क्लास की बुक में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। और हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जो ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट है, आप कुछ भी ले सकते हो, बुक ले सकते हो, बंच ऑफ पेपर ले सकते हो, है ना, उसका भी कुछ मास है। और ये जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ये अर्थ के सरफेस के पास ही कर रहे थे, है ना। मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो वो अर्थ के सरफेस से ज्यादा दूर नहीं था, अर्थ के सरफेस के आसपास ही हम कर रहे थे, है ना। तो उसका भी कुछ मास है। और कोई भी चीज अगर गिरती है वो किसकी वजह से गिरती है? ग्रेविटी की वजह से। तो ये जो ग्रेविटी का कंसेप्ट है ये हमें सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने दिया। क्या दिया हमें? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें यह बताता है कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ टू मासेस यूजिंग द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एज जी, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा? F इक्वल्स टू
जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये किसने दिया हमें? सर आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, चलिए अगर ये फोर्स की वैल्यू, ये ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू अगर मुझे यहां रखनी हो तो कैसे रखेंगे हम इसको? तो मैं मान लूंगा क्योंकि ये मैं सरफेस के पास हूं। किसके पास हूं? हमारा जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ हम कहां कर रहे थे, उसको उछाल रहे थे, वो कहां कर रहे थे? सरफेस के पास। तो मैं इसको मान सकता हूं कि मेरा जो डिस्टेंस होगा दैट इज रेडियस आर, तो मैं डिस्टेंस को आर ही ले लूंगा। ठीक है, अब ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है, मान लीजिए एफ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ग्रेविटेशन ऑन एनी ऑब्जेक्ट, है ना, ऑन एनी ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा? ये जो फोर्स है, जैसे कि ये मैं पेन फेंक रहा हूं, है ना, जैसे ये मैं पेन फेंक रहा हूं, तो ये जो चीज गिर रही है किस, जैसे ही मैं ये पेन को ऐसे फेंकता हूं तो न्यूटन का सेकंड लॉ लग जाता है। क्या? कोई भी चीज अगर हम फेंकेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स, कोई फोर्स के इन्फ्लुएंस में अगर कोई भी हम ऑब्जेक्ट फेंकेंगे या वो गिरेगा, तो उसमें क्या होगा? F इक्वल्स टू एम हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम फोर्स के इन्फ्लुएंस में फेंकेंगे तो वो एक्सेलरेट करने लग जाती है, दैट इज मास टाइम्स ए। तो अगर F ग्रेविटेशन ऑन एनी ऑब्जेक्ट को मैं क्या लिख लूंगा? इसको मैं लिख लूंगा ma, ठीक, और ये मेरा क्या था? g, एक अर्थ का मास और एक ऑब्जेक्ट का मास, ठीक, अपॉन डिस्टेंस मेरा क्या है? रेडियस का स्क्वायर। ठीक, तो जो ऑब्जेक्ट गिरने की आप बात कर रहे थे और उसी का आपने ग्रेविटेशनल फोर्स भी लिया, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें एक कमाल की चीज मिल जाएगी, दैट इज ए जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो वो जो मोशन, सारे ऑब्जेक्ट हमें एक तरीके मोशन के साथ गिरते हुए लगते हैं, वो किसकी वजह से? इसकी वजह से, क्योंकि एक्सेलरेशन के समय में ऑब्जेक्ट का कोई मास नहीं होता। मास किसका होता है? अर्थ का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, और रेडियस होता है एक्सेलरेशन के केस में। तो जब भी किसी बॉडी को एक्सेलरेट करते हैं तो उसका खुद का मास नहीं होता। किसका मास होता है? अर्थ का मास होता है, उसका रेडियस होता है और ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसी एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। और इसी को हम काय से मेजर करते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन is independent of the mass of the object, mass of an object, कि उसके एक्सेलरेशन में ऑब्जेक्ट के कोई मास का रोल नहीं होता है। रोल होता है अर्थ के मास का, अर्थ के रेडियस का और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ठीक, तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी कि हर बॉडी का जो मोशन होता है वो एक तरीके कैसे गिरता है, दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। इसी को हम जी से डिनोट करते हैं। किसको? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, ठीक है। अब हमें कई बार पता चलता है, आपने बुक्स में देखा है, जी की वैल्यू क्या होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की? 9.8 मीटर पर सेकंड, है ना। अगर हम इसमें ये वैल्यू रख दें, जी की वैल्यू, अर्थ के मास की वैल्यू और अर्थ के रेडियस की वैल्यू, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा, देखो, जी की वैल्यू मेरे पास है, आपने पढ़ा होगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू मास क्या है अर्थ का? 6 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन, अगर रेडियस इसका लिखूं मैं मीटर पर सेकंड में,
मीटर पर सेकंड में चेंज कर दूं तो 6400 है ना, इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। तो अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रेविटी एट द सरफेस। क्या मिल जाएगा, ग्रेविटी एट द सरफेस, दैट इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हमारा सरफेस पे ग्रेविटी होता है। ठीक है, इसी में अगर हम मून की बात करते हैं, ग्रेविटी एट द मून, तो ये क्या हो जाएगा, G/6। ठीक, मोस्टली केसेस में हमें 9.80 यूज करना है। अगर क्वेश्चन बोलता है कि आप G की वैल्यू 10 रख के सॉल्व कीजिए, तब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको 10 रखना है, नहीं तो मोस्ट केसेस में 9.81 ग्रेविटी एट द सरफेस की वैल्यू होती है। यहां तक बात क्लियर है, आगे बढ़े चलिए। तो ये हमारा था कि सारे ऑब्जेक्ट एक साथ मोशन के साथ कैसे गिर सकते हैं। और हमने एक चीज बताई, ये जो है मैंने ये लिखा था ma इज इक्वल्स टू GMM/r²। तो यहां तो मास, ऑब्जेक्ट का मास वेरी कर, ऑब्जेक्ट का मास लाई कर रहा है कि भाई जो मैंने बंच ऑफ पेपर और सिंगल पेपर को जो गिराया था उसका अलग अलग मास था, तो उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी अलग अलग होगा, उसके मास पर डिपेंड करेगा। लेकिन जब उसको हमने एक्सेलरेट किया, उसमें मोशन दिया, तो वो एक्सेलरेट होने की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट का मास था ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास क्या बचा, सिर्फ अर्थ का मास पे डिपेंड हुआ, रेडियस पे हुआ और ग्रेविटेशन कांस्टेंट पे हुआ। इसलिए जो ऑब्जेक्ट का मास है वो उस मोशन में नहीं आता है। बात क्लियर, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए इसको रब कर दूं। अब ये तो हमने समझ लिया कि हमें जो ऑब्जेक्ट अलग अलग मासेस के हैं वो एक सही के कैसे गिरते हैं, है ना, क्योंकि उसमें खुद के मास का कोई रोल नहीं होता, उसमें रोल होता है अर्थ के मास का, उससे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का और अर्थ के रेडियस का। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, इससे कुछ स्पेशल केसेस हैं, है ना। मान लीजिए मैं बोलूं आपको, एक हमारे पास साइन कन्वेंशन है, क्योंकि हम कोई भी चीज ऊपर फेंक रहे हैं तो वो ऊपर भी जा रही है, फिर नीचे भी आ रही है ना, ग्राउंड टू ग्राउंड क्या हो रहा है, उसमें प्रोजेक्शन हो रहा है। मान लीजिए तो एक चीज आती है दैट इज साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि हम मोशन इन अ प्लेन भी पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीजें यूज होने वाली हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना, ये देखिए, ठीक, ये y एक्सिस है, ठीक है। मैं अगर आपसे कहूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर फेंका या वो ऊपर जा रही है, दैट इज पॉजिटिव, वो अगर नीचे आ रही है तो नेगेटिव। सिंपल। मान लीजिए कौन कौन से वेक्टर, ए वेक्टर, एस वेक्टर, वी वेक्टर, यू वेक्टर, है ना, कुछ भी, जैसे हमने यहां पर इनिशियल वेलोसिटी दी यू, तो ये क्या होगी, अगर ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव और अगर नीचे आ रही है तो नेगेटिव। ठीक है, मान लीजिए ये कोई बॉडी ऊपर गई, है ना, फिर ये क्या हो गया, प्लस का, और अगर नीचे आ रही है दैट इज नेगेटिव। क्लियर। ये मत बोलिएगा कि जमीन के अंदर कोई भी चीज का डायरेक्शन अगर ऊपर है दैट इज पॉजिटिव, नीचे है नेगेटिव, ये भूल जाइए कि क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है ना। अगर डायरेक्शन उस वेक्टर का, ये चारों वेक्टर्स में से अगर उसका डायरेक्शन पॉजिटिव है, अगर वो ऊपर डायरेक्शन है दैट इज पॉजिटिव, अगर वो नीचे तो नेगेटिव। ठीक, क्योंकि ग्रेविटेशनल अगर ऊपर जाए नीचे जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगने वाला है, नीचे।
अगर नीचे भी आई तो भी कहां लगने वाला है, नीचे। तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाए नीचे जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगेगा, हमेशा नीचे। ठीक, बात समझ में आई। हमें सिर्फ यही करना है, हमें इसको खिचड़ी नहीं बनाना। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो वो हो जाएगा नेगेटिव। बात क्लियर? चलिए, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर, ठीक। यहां पर तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और डिस्प्लेसमेंट भी, सॉरी, मान लीजिए ये इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी। क्योंकि मैंने अगर कोई चीज को ऊपर फेंका तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट है फाइनल वेलोसिटी दैट इज 0, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए रेस्ट पे चली जाएगी, तब नीचे जाके गिरेगी, है ना। तो v हमारा क्या हो गया, 0। और अगर मैंने यहां, तो यहां अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि जब ये यहां से फेंका तो इसकी जो स्पीड है वो ऊपर जाते जाते कम हो जाएगी, कहां पर पहुंच जाएगी, रिटार्डेशन पे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की तरफ ही लग रहा है। तो यहां भी नेगेटिव होगी। क्या नीचे आते वक्त भी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? इधर आते वक्त भी एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही है। तो ये सब आप भूल जाइए कि यहां जाएगा फिर यहां ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे स्पीड बढ़ जाएगी, सब भूल जाइए। अगर नीचे है डायरेक्शन, दैट इज एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो आप एक्सेलरेशन को हमेशा कैसे लेंगे, -g, ठीक है, क्योंकि g क्या है, कांस्टेंट है। कैसे? कोई भी मास का बॉडी हो वो कैसे सेम मोशन से नीचे आ रहा है ना, सेम एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। तो g हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन को हम क्या लेंगे हमेशा, -g। अब हम स्पेशल केसेस की तरफ बढ़ते हैं, है ना। चलिए, तो अगर मैं आपसे कहूं मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका वर्टिकल, है ना, मुझे उसका टाइम टेकन बताना है उस मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए। मैं लिख लेता हूं, एन ऑब्जेक्ट is thrown upward vertically, है ना, find time taken to reach maximum height, है ना। देन सेकंड निकालना है, फाइंड मैक्सिमम हाइट। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है आप मेरे को कमेंट के थ्रू जरूर पूछें, है ना, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन बिल्डअप ना हो। चलिए, फाइंड मैक्सिमम हाइट, और तीसरा फाइंड टाइम टेकन to reach initial position। क्या समझ में आ रहा है आपको? पहले उसने पूछा है कि अगर नीचे से फेंका तो उसकी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने वाला टाइम टेकन हमें बताना है, दूसरे में मैक्सिमम हाइट हमें बताना है, और तीसरे वाले में अगर यहां से हमने फेंका या रेस्ट हुआ फिर यहां पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, यहां से जाना और फिर ये आना, इसका टाइम। पहले वाले में पूछा है कि यहां से ऊपर जाने की कितना टाइम लगेगा, ये पूछा है। ठीक है, तो शुरू करें, चलिए, है ना। तो फाइंड द टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट।
है ना। तो क्या जाने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट को मैंने इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर फेंका, है ना, यहां आके वेलोसिटी हो गई, यही हमारी मैक्सिमम हाइट है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी पे आगे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए वो रुक जाएगा, तो वो क्या होगी हमारी मैक्सिमम हाइट। ठीक, तो ऐसी कौन सी इक्वेशंस। अब अगर, क्योंकि g कांस्टेंट है, g मेरी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि हर बॉडी के लिए मोशन कैसा है, सेम है। तो हमने पढ़ा था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए कौन सी इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, तो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन यहां वैलिड हो जाती है, इज वैलिड बिकॉज ऑफ द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना, कि वो एक ही मोशन के साथ गिर रहे हैं। ठीक, चलिए, तो मेरे पास u है, मेरे पास v है, ठीक है। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या लेना मुझे, -g, हमें t निकालना है। तो आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी होगी, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। v मेरा 0 है, u क्या है, हाँ, u एज इट इज, माइनस a को मैंने ले लिया g और t, ठीक है। ठीक है, gt को मैंने उधर भेज दिया था, ये हो गया gt इज इक्वल्स टू u। तो t की वैल्यू आ गई मेरे पास u बाय g। तो मैक्सिमम हाइट पहुंचने में उसको कितना लगा, u बाय g। तो यहां पर टाइम टेकन कितना हो गया, u बाय g। ठीक, अब वो बोल रहा है मैक्सिमम हाइट, ठीक है, कि यहां से यहां तक की कितनी हाइट है, ये हमें निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, है ना। चलिए, वो पूछ रहा है, यहां से उसने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो यहां आके ये v0 हो गया, और यही हाइट हमें निकालना है, या इसको लिख लो h मैक्स, मैक्सिमम हाइट। ठीक, तो ऐसी कोई इक्वेशन ऑफ मोशन बताइए जिससे हमारा मैक्सिमम हाइट निकल जाए, है ना। तो यहां से यहां तक का ये डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या मान लूंगा, प्लस h। ठीक, तो मैक्सिमम हाइट मैंने डिस्प्लेस, जो मैक्सिमम हाइट है s को मान लिया प्लस h। ठीक, क्या निकालना है हमें, मैक्सिमम हाइट। तो आपको पता है मेरे पास एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v मुझे पता है, u मुझे पता है, a मेरा -g है ना। तो v अगर मैंने यहां से बॉल को फेंका फॉर एग्जांपल, है ना, मुझे क्या निकालना, मैक्सिमम हाइट। तो ये इनिशियल वेलोसिटी यहां से गई, यहां जाके जो रेस्ट पे है, और जहां पर रेस्ट लेगा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, दैट इज हमारी मैक्सिमम हाइट। तो v तो मेरा हो गया 0, u स्क्वायर माइनस 2, ये क्या है, a मैंने -g ले लिया, और s मेरा है h मैक्स। ठीक, अगर मैंने ये 2gh को मैंने अगर इधर भेज दिया, दैट इज 2gh मैक्स, तो यहां से मेरी हाइट निकल सकती है, कैसे, ये तो h मैक्स यहां रहेगा, u स्क्वायर बाय 2g। ठीक, तो ये मेरी क्या आ गई, मैक्सिमम हाइट आ गई। बात समझ में आई। जब भी हम ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, टाइम जो है u बाय g, h मैक्स जो है u स्क्वायर बाय 2g, इन सब का जब हम मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे तो आपको ये तीनों चीजें ये सब याद रखना, ये वहां पर काम आने वाली है। ठीक, तो हमने पहले टाइम टेकन निकाल लिया, कहां से, यहां से मैक्सिमम हाइट में पहुंचने का। फिर हमने यहां से जब फेंकी तो जिस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हुई, फाइनल वेलोसिटी, वही हमारी क्या हो गई, h मैक्स। अब वो पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द इनिशियल पोजीशन।
अभी तो हमने यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम निकाला था, दैट इज u बाय g, है ना। अब वो बोल रहा है यहां पर पहुंचने के बाद, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद फिर वो वापस आएगा कहां पर, इनिशियल पोजीशन पे, है ना। मतलब यहां से फेंका, यहां पर वो फाइनल वेलोसिटी उसकी रेस्ट पे हुई, 0 हो गई, या मैक्सिमम हाइट, फिर मैक्सिमम हाइट से फिर नीचे आने लगा वो, और यहां से यहां तक जाने में, मतलब जाना और आना में कितना टाइम टेकन लगेगा, ये वो पूछ रहा है ना। पहले हमने जाने जाने की बात करी थी, तो चलिए कौन सी इक्वेशन लगेगी इसमें। हमारे पास क्या है, एस है डिस्प्लेसमेंट, कि यहां से गया और उसी जगह पे वापस आ गया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट तो हो गया हमारा 0। और ये जो इनिशियल है, जब ये बॉल हाथ में थी तो टाइम 0 है, और डिस्प्लेसमेंट भी 0, क्योंकि वो अभी फेंका ही नहीं है, वो मेरे हाथ में ही है या सरफेस पे है ना। तो इक्वेशन मुझे मालूम है जिसमें एस यू वी ये सब आता है, दैट इज सेकेंड इक्वेशन, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसमें पुट करूं, एस तो मेरा 0 है डिस्प्लेसमेंट, ठीक, क्योंकि यहां से चला और इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गया। u क्या है मेरे पास, u t प्लस हाफ, a की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, इसको माइनस कर लेते हैं, क्योंकि a की वैल्यू है माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, t कॉमन ले लूंगा, तो अंदर बचा u माइनस 1/2 जी टी, बचा कि नहीं बचा। तो ये देखिए एक बार t 0 है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, जब वो चला ही नहीं, मैंने फेंका ही नहीं, तो टाइम भी क्या हो जाएगा 0, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 है क्योंकि मैंने भी फेंका ही नहीं, और t भी 0 हो जाएगा उस केस में, है ना। अगर मैं इसको 0 रख के देखूं, दैट इज 0 इक्वल्स टू u माइनस 1/2 जी टी, तो क्या आ जाएगा, मैं इसको यहां भेज दूंगा, 1/2 जी टी इज इक्वल टू u, तो इससे वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, t u बाय क्या आ जाएगी, ये इधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 2u बाय g। कहने का मतलब है जितना टाइम यहां से यहां जाने में लगने वाला है, उतना ही टाइम आने में भी लगने वाला है। बात समझ में आई। अगर मैं कहूं यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट अगर S1 है, तो यहां का भी क्या होगा, माइनस S1, ठीक। तो ये जो फ्रैक्शंस होंगे डिस्प्लेसमेंट के, दैट इज सिमेट्रिकल, एक एक फ्रैक्शंस जितना वो होगा उतना ही आने में भी उतना होगा, है ना। अगर इतना S1 है तो ये भी S1 होगा, ये अगर S2 है तो ये भी माइनस S2 होगा, ये अगर S3 है दैट इज माइनस S3। तो जो फ्रैक्शंस है वो सेम फ्रैक्शंस में डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज इट इज सिमेट्रिकल, ठीक। तो ये पहले हमने और क्या निकाला था, जाने जाने में कितना टाइम लगा, u बाय जी, है ना, और h मैक्स हमने क्या निकाला, u स्क्वायर बाय 2g। तो ये सब चीजें आपके जब हम मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे उन सब में काम आने वाली है। तो ये जो टॉपिक था मोशन अंडर ग्रेविटी, कि ऑब्जेक्ट उस सेम फीलिंग के साथ गिरता है, भले ही उसके ऑब्जेक्ट के मासेस अलग अलग है, लेकिन जब हम उसको एक्सेलरेशन दे देते हैं तो वो कैसा है, उसका मोशन एक तरीका गिरता है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, है ना। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको ये आइडिया क्लियर हो जाएगा कि मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। और ये कुछ उसके स्पेशल केसेस थे, ठीक। तो ये हमारा चैप्टर क्लियर हो गया मोशन अंडर ग्रेविटी। इस पे हम अब न्यूमेरिकल करते हैं, है ना। चलिए, तो मोशन अंडर ग्रेविटी पे पहला हमारा जो
क्वेश्चन है, हम बात कर लेते हैं पहले तो कहां से, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कहां से फेंकेंगे, टॉप टू द ग्राउंड, है ना। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, शुरू करें। चलिए, पहला मेरा क्वेश्चन है, अ स्टोन is dropped from the top of the building when it crosses a point 5 meter below, ठीक, another stone starts to fall from a point 25 meter below, ठीक, 25 below the top, ठीक है। चलिए, both stones reach the ground, or we can say that, or bottom of the building कैसा, simultaneously, ठीक है। The height of the building is ठीक। ये कहां किसका है, जेई मेंस में ये क्वेश्चन आया था 2021 में, ठीक है। चलिए, तो आप समझिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, पहले तो ये समझिए, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एक स्टोन को कहां से फेंका, बिल्डिंग के टॉप से, और वो बोल रहा है व्हेन इट क्रॉसेस अ पॉइंट 5 बिलो, अनदर स्टोन स्टार्ट्स टू फॉल फ्रॉम अ पॉइंट 25 मीटर बिलो। जब उसको टॉप से फेंका, जब 5 मीटर की बिलो द टॉप वो आ गया, तब उसने क्या देखा कि 25 मीटर से एक और जो स्टोन है वो स्टार्ट्स करने लगा फॉल, कहां पर, ग्राउंड की तरफ, और बोथ द स्टोन्स रीच द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग साइमल्टेनियसली। हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, हाइट हमें बताना है, क्या बोल रहा है वो। चलिए, अपन ऐसे समझते हैं, ऐसे इधर बनाते हैं, ठीक है। ये एक टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, ठीक, यहां से ये पार्टिकल, और वी कैन से ये कितना है, 5 मीटर फर्स्ट पार्टिकल, ठीक है। जब यहां से फेंका गया तो ये मैं मान लेता हूं 25 मीटर, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा, यहां से ये कौन सा गया, 25 मीटर से सेकंड पार्टिकल भी नीचे गिरने लगा, है ना। और वी कैन से टॉप ऑफ ए बिल्डिंग जब 5 मीटर पे आ गया, तब ये 25 मीटर जो है, सेकंड पार्टिकल 25 मीटर से ग्राउंड की तरफ गिरने लगा, ठीक है, ठीक। तो हमें हाइट बतानी है, तो यहां से यहां तक की हाइट, ये तो हो गई 25 मीटर, है ना, और यहां से यहां तक की हाइट हमें निकालनी है, ये और ये प्लस हमारी टोटल हाइट हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्योंकि, और इसके बीच की और इसके बीच की दूरी का डिफरेंस कितना है, 20 मीटर, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए, तो सबसे पहले तो मुझे क्या पता है, ये जो इनिशियली जब यहां से ड्रॉप होगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कैसी होगी, 0, v हमें पता नहीं, ठीक है, और एक्सेलरेशन कैसा होगा, तो मैं अगर बोलूं कि वेलोसिटी अगर मुझे निकालना है
तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, a इक्वल्स टू g, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u मेरा क्या है इनिशियली 0, तो 2g और s मैंने क्या मान लिया h, ठीक है। चलिए, तो मेरी v की वैल्यू आई थिंक आ जाएगी 2gh, ठीक, बात क्लियर, ठीक। और अगर मुझे हाइट निकालना है तो हमारी कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 दे देता हूं, इसको इक्वेशन 2, ठीक है। अगर मुझे यहां से ऐसे कहिए, ये यहां पर आके इसकी u क्या हो जाएगी, देखो इसको मैं मान लेता हूं u1, लेट u1 बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 1, ये फर्स्ट स्टोन, पार्टिकल 1, ठीक है। u1 जो पार्टिकल 1 है उसकी मैंने वेलोसिटी क्या मान ली है u1। अब यहां देखिए, ये यहां से 0 चला तो इसकी वेलोसिटी क्या है 2gh, तो इसकी जब ये यहां से शुरू होगा तो इसकी भी 2gh हो जाएगी, है ना। तो u1 अंडर रूट 2gh, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू h क्या है मेरे पास 5, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक, बात समझ में आई, क्लियर है भाई। ये 2 इंटू 10 टू दी पावर 5 की पावर 1/2, यही तो लिखा है, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो u1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 10 मीटर पर सेकंड, ठीक। अब हम हाइट की बात कर लेते हैं, है ना। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 1 by using equation 1 we get क्या हो जाएगा, ये s, तो यहां से डिस्प्लेसमेंट यहीं से है ना, तो 20 प्लस h, ये h जो हमें निकालना है दैट इज 20 प्लस h, u मेरा क्या है u क्या है मेरा 10 निकाला ना हमने, 10t प्लस 1/2, ये मेरा g हो गया और t स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन 3 दे दी, ठीक। अब बात कर लेते हैं, जब ये यहां पर पहुंचा तो ये 25 पे दूसरे स्टोन ने भी नीचे गिरना शुरू कर दिया ग्राउंड की तरफ, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई u इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल टू, और वी कैन से सेकंड स्टोन, वी गेट, ये इक्वेशन यूज करेंगे s इक्वल्स टू, और वी कैन से s को हमने क्या माना h इक्वल्स टू, u तो हमारा 0 है तो t भी 0 हो गया, तो हमारे पास बचा क्या हाफ gt स्क्वायर, इसको मैं इक्वेशन 4 दे दूंगा, ठीक। अगर ये h की वैल्यू मैं यहां रखूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए putting the value of equation 4 in equation 3, we get
क्या मिली अगर मैंने इसकी इक्वेशन यहां रख दी? तो 20 प्लस h की वैल्यू मैंने रखी 1/2 GT स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10t प्लस 1/2 GT स्क्वायर। ठीक है, तो बचा क्या? इससे ये कैंसिल हो गया, बचा मेरे पास 20 इज इक्वल्स टू 10t। तो यहां से मेरे पास t की वैल्यू आ गई 20/10। ठीक, तो ये आ गया 2 सेकेंड्स। तो मेरे को टाइम मिल गया। ठीक, ये टाइम की वैल्यू मैं कहां रख सकता हूं? ये टाइम की वैल्यू मैं इक्वेशन 4 में रख सकता हूं। कैसे? देखिए मेरे पास इक्वेशन है, ऐसे लिख लो, पुट t is equals to 2 seconds in equation 4 we get, क्या है मेरे पास? हाइट मुझे निकालना था यहां से यहां तक की 25 मुझे दिए रखी है ना, ये हाइट मुझे निकालना है। ठीक, तो टाइम मुझे मिल गया है ना, और मेरी इक्वेशन थी h इज इक्वल्स टू 1/2 GT स्क्वायर। ठीक, h इज इक्वल्स टू 1/2 g की वैल्यू, g की वैल्यू क्या रखेंगे? 10 इंटू 2 का स्क्वायर, क्या आ गया? 2 5 10 और ये हो गया 20 मीटर। तो ये इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास h इक्वल्स टू 20। और अगर हमें निकालना क्या है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो यहां से यहां तक की वैल्यू क्या हो गई? ये प्लस ये, तो मेरी हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या हो गई? 20 प्लस 25 मीटर। तो मेरा आंसर आ गया 45 मीटर। यही हाइट ऑफ द बिल्डिंग पूछी थी। समझ में आई? तो इसी तरीके से हमारी जेई में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। अब हम बात कर रहे हैं ग्राउंड टू ग्राउंड, मतलब जाना प्लस आना। ठीक है, चलिए। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर rises from the rest on the ground, vertically upwards with the constant acceleration, g। ठीक है, a food packet is dropped from the helicopter, ठीक है, when it is at height h। ठीक, time taken by the packet
time taken by the packet to reach the ground, is closed to जी हमें दे रखा है, जी इज दी, जी क्या था हमारा, क्या पढ़ा था हमने, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। ये क्वेश्चन है जेई मेंस 2020, ठीक। ऑप्शंस दे रखे हैं हमें, ए इक्वल्स टू P is equals to 2H upon 3G, B equals to P is equals to 1.8 H upon G, C is equals to P is equals to 3.4 H upon G, और D दे रखा है T is equals to 2/3 square root of H upon G, ठीक, बात क्लियर है, चलिए, ठीक, कैसे करेंगे हाँ, मान लीजिए पहले तो क्वेश्चन को समझिए, a हेलीकॉप्टर राइजेस फ्रॉम द रेस्ट, मान लीजिए हेलीकॉप्टर कहां से चल रहा है, यहां से, वट राइजेस फ्रॉम द रेस्ट, ठीक, ये हेलीकॉप्टर है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, फाइनल वेलोसिटी हम निकालेंगे, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वो बढ़ रहा है, वैसे तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, ग्रेविटेशन क्या होता है, नीचे लगता है, लेकिन ये इंजन की मदद से ऊपर जा रहा है, इसलिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है इसमें, है ना। ये हमारा हेलीकॉप्टर है, ठीक, और यहां से ही फूड पैकेट को ड्रॉप किया जा रहा है ना, जब उसकी हाइट कितनी है h, वहां से, तो ये बताना है कि इसको यहां से नीचे पहुंचने तक में कितना टाइम लगेगा, ये हमें बताना है ना। तो अगर मुझे v निकालना हो, इनिशियल वेलोसिटी तो मेरी जीरो है क्योंकि स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s, यह है इक्वेशन ऑफ मोशन, तो क्या हो जाएगा, ये 0 और 2 और ये क्या है g और h, यहां माइनस जी क्यों नहीं, क्योंकि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ बढ़ रहा है, किसी इंजन की मदद से ऊपर जा रहा है ना, तो v स्क्वायर, ये ऐसे लिख लो डायरेक्ट, v इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh, ठीक है। जब कोई भी चीज को फेंका जाता है और जहां से फेंका जाता है उसकी वेलोसिटी अगर अंडर रूट 2gh है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी पैकेट की, अंडर रूट 2gh, ठीक है, बात क्लियर। अब इसकी जो हाइट है वो माइनस होगी, क्योंकि डायरेक्शन कैसा है, नीचे की तरफ, होगी कि नहीं होगी, हाँ, तो कैसे करेंगे, मैं इक्वेशन लगाऊंगा, s इक्वल्स टू यू टी, ऐसे लिखो पहले, मोशन ऑफ अ पैकेट, कि वो ये जब यहां से फेंकेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, है ना, वो निकालने के लिए मेरे पास s है, s को मैं लिख सकता हूं माइनस h, क्योंकि उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, कोई भी चीज नीचे होगी तो उसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस, इज इक्वल्स टू u, हमारे पास क्या निकाला हमने, u हमने निकाला अंडर रूट 2gh, क्योंकि इसकी भी कोई वेलोसिटी है अंडर रूट 2gh, जब इसको यहां से फेंकेंगे तो उसकी भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अंडर रूट माइनस का अंडर रूट 2gh, ठीक है।
अब क्योंकि यहां से गिर रहा है तो -1/2 GT स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक है, क्या लिखेंगे आप? हाँ ठीक, तो मैं क्या करूं, इस पूरे को उठा के इधर ले आता हूं। ठीक है, तो मेरे पास क्या और कोई चारा नहीं है, कैसे सॉल्व करोगे इसको? तो ये बना 1/2 GT स्क्वायर प्लस √2GHT माइनस H इज इक्वल्स टू 0। तो ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास बन गई। कैसे करेंगे इसको, देखिए। कैसे सॉल्व होगा, इसको इधर ले आया मैं, या इसको इधर ले आते हैं, कैसे होगा कोई बताएगा? तो मोशन ऑफ अ पैकेट की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी क्या, √2GH। जो हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी है वो भी इनिशियल वेलोसिटी किसकी हो जाएगी, पैकेट की। ठीक, एक्सेलरेशन मेरा -g हो जाएगा क्योंकि नीचे की तरफ डायरेक्शन, और s डिस्प्लेसमेंट भी मेरा हो जाएगा -h। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन लगा दूं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो v स्क्वायर माइनस √2GH का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये हो गया मेरा -g और s हो गया मेरा -h। ठीक है, तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस √2GH का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, -2GH। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, तो कैसे करेंगे, -2GH, इसको मैं क्या लिख लूंगा, -2GH लिख सकता हूं, ये 1/2 है और ये स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू -2GH। क्या आएगा इससे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, इसको मैंने उधर भेज दिया, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2GH प्लस 2GH। तो v की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, √4GH आ गई। ये काय की वैल्यू आ गई मेरे पास, v की वैल्यू। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या, टाइम टेकन, तो मेरे को इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पता है v इज इक्वल्स टू u प्लस at, है ना। v मुझे दे रखा है, क्या दे रखा है, नीचे की तरफ है, तो -4GH अंडर रूट का इज इक्वल्स टू, u मेरे पास क्या दे रखा है, u क्या दे रखा है, √2GH प्लस a क्या दे रखा है, ये इसको हटा दे, a इज इक्वल्स टू -gt इज इक्वल्स टू gt। ठीक है, ये इक्वेशन मेरे पास बन गई। ठीक, अगर मैंने ये 2GH को इधर भेज दिया, -4GH माइनस 2GH इज इक्वल्स टू -GT। ठीक है, बात समझ में आई? अगर मैंने इसको ऐसे लिख लिया, 4GH है ना, माइनस प्लस माइनस √2GH है ना, इज इक्वल्स टू -GT। तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो मेरे पास यहां क्या आ गया, क्या आ गया, √2
सॉरी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया कि नहीं? ठीक। अगर मैंने इसमें से अंडर रूट जी एच कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? ये स्क्वायर 4 रूट को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 प्लस रूट 2 इज इक्वल्स टू जी टी। यहां तक बात क्लियर है? और अगर इसको मैंने नीचे ले लिया जी एच अपॉन जी, ठीक, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू टी। तो ये कुछ मुझे टाइम टेकन वाली वैल्यू समझ में आ रही है। अब इसको सिंप्लीफाई अपन कैसे करें? इस g को अगर मैं जी स्क्वायर लिख दूं, वो बोलते हैं ना, x को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसके 1/2 और ये स्क्वायर से क्या बचेगा? x, तो मैंने जी स्क्वायर लिख लिया। अब ये जी स्क्वायर से ये जी कट गया तो मेरे पास बचा क्या? अंडर रूट ऑफ एच अपॉन जी और 2 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू टी। रूट 2 की वैल्यू मुझे मालूम है 1.414 होती है ना? 1.4 प्लस 2 दैट इज 3.4 अंडर रूट ऑफ एच अपॉन जी इज माय टोटल टाइम टेकन, है ना, ऑफ द पैकेट टू रीच द ग्राउंड। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हुआ? दैट इज सी, 3.4 एच अपॉन जी, है ना? तो ये एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अ बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली विथ अ सर्टेन वेलोसिटी सो दैट इट रीचेस अ मैक्सिमम हाइट, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम्स इन व्हिच इट इज एट हाइट h3 while going up and coming down respectively। ये चार ऑप्शंस है हमारा। ये जेई मेंस 2021 में भी आया और 22 में भी आया। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमसे? मान लीजिए एक ग्राउंड है, एक बॉल उसने वर्टिकली फेंकी, है ना, अपवर्ड विद अ सर्टेन वेलोसिटी, है ना? तो उसकी सर्टेन जो वेलोसिटी है इनिशियली वो क्या होगी? u, है ना? और एक सर्टेन हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, और वही उसकी क्या होगी? मैक्सिमम हाइट। ये कहना चाह रहा है। और h/3 जो टाइम का है, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये क्या है? h/3। तो इसका यहां पर जाने भी, इसको मैं मान लेता हूं t1। यहां से ऐसे जब आएगा, जब यहां पर आएगा तो इस पूरे के टाइम को मैं क्या मान लेता हूं? t2। यहां भी तो होगा, जाते समय h/3 while going up और आते समय h/3। तो इसे जाते समय t1 टाइम हो जाएगा, इसके आगे t2 है। तो इन दोनों का रेशो हमें बताना है, t1 अपॉन t2 का रेशो क्या है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो वेलोसिटी तो मुझे मालूम, और ये इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। ठीक, तो अगर मैं बात करूं, मेरे पास इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, v स्क्वायर क्या है मेरा? 0 माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2, हाँ, माइनस g, और क्या था? h। तो अगर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh, माइनस से माइनस कर लिए तो u की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 2gh। ठीक, अब मुझे इन दोनों का वो देना है, तो मेरे पास एक ही इक्वेशन है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, s मुझे मालूम है h3 जाते और आते समय, तो ये मैंने ले लिया h/3 ut प्लस ये हमारा क्या है? माइनस जी, तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस 1/2 GT स्क्वायर, लिख सकता हूं। ठीक, 1/2 GT स्क्वायर। अब इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, तो मैं बिल्डअप क्या कर दूंगा? स्प्लिट का ऑप्शन है,
x इक्वल्स टू बिल्डअप स्प्लिटिंग कर देंगे हम, तो क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला बताइए। स्प्लिट अप बिल्डिंग का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां x की जगह में क्या कर लूंगा? t। पहले तो इसको लिखिए, क्या हो जाएगा? 1/2 gt स्क्वायर माइनस ut प्लस h/3 हो गए। अब अगर इसको मैं सॉल्व करना चाहूं तो t इक्वल्स टू माइनस b क्या है मेरा? u प्लस माइनस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट में है माइनस u, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 a क्या है मेरा? g/2, ये है g/2, ये 1/2 और g/gt है ना, तो g/2 इसका कॉफिशिएंट हो गया, तो g/2 लिख लिया। और इसका कॉफिशिएंट क्या है? h/3 c का, तो मैंने यहां h/3 लिख दिया। इज इट क्लियर? तो t की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये प्लस का u प्लस माइनस u स्क्वायर माइनस ये 2 से 2 कट गया, तो ये क्या हो गया? 2gh, और यहां पर हमने लिखा था 2 इंटू g/2 a की वैल्यू है ना, 2gh अपॉन 3, और नीचे 2/g/2, 2 से 2 कट गया, ठीक। तो क्या हुआ? t इज इक्वल्स टू u प्लस माइनस u स्क्वायर माइनस, और ये 2gh की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी? u, तो मैं इसको लिख सकता हूं u स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट है, अपॉन, ओ सॉरी, अपॉन 3 अपॉन g। इज इट क्लियर? इसको मैं और क्या लिख सकता हूं? t इक्वल्स टू u प्लस माइनस 3u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 3 अपॉन g। इज इट क्लियर? ठीक, तो t इक्वल्स टू u प्लस माइनस, इसको क्या रफ कर दूं मैं? तो क्या थी मेरी इक्वेशन? u प्लस माइनस 3 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 3, तो इसको लिख सकता हूं मैं 2u स्क्वायर अपॉन 3 का g। लिख सकता हूं क्या? है ना, तो t इक्वल्स टू u प्लस माइनस, इसमें से u स्क्वायर बाहर लिया तो u, अंदर क्या बचा? 2/3 अपॉन g। इज इट क्लियर? तो t इक्वल्स टू क्या हुआ? u, इसको ऐसे कॉमन लिया तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2/3 अपॉन g। हुआ कि नहीं? तो t इक्वल्स टू u/g। हाँ, कैसे होगा? तो इसको मैंने क्या किया? अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3, एलसीएम ले लिया, ठीक है। t इक्वल्स टू u/√3g। कैसे करोगे? तो सॉरी, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है ना। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में लिख लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा, ये लिख लिया हमने, है ना। तो t u/g
3 प्लस √2 हो गया अपॉन √3, और एक हो गया, इसको T1 मान लो, और T2 हो गया U/G √3 माइनस √2 अपॉन √3। इज इट क्लियर? अगर इसको डिवाइड किया हमने T1 बाई T2 तो क्या हो गया, U/G √3 प्लस √2 अपॉन अपॉन क्या हो गया, ओ सॉरी ये बड़ा है ना, ये माइनस का हो गया, तो पहले माइनस, ये ऐसे करो आप, इसको माइनस लो, इसको प्लस, ठीक। तो T1 ये हो गया हमारा अपॉन √3 है ना, और UG हो गया √3 प्लस √2 अपॉन √3। अगर इसको मैंने बाहर ले लिया, T1 अपॉन T2 UG अपॉन √3G, तो अंदर क्या बचा, √3 माइनस √2 अपॉन UG √3G √3 प्लस √2, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास T1 T2 का रेशियो आ गया, क्या आ गया, √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, दैट इज आवर आंसर। है क्या इसमें, ये भी √3 माइनस √2 √3 प्लस √2, इस तरीके का क्वेश्चंस भी आते हैं, और ये 2 बार आया है 21 और 22 में। क्लियर? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ पर्सन सिटिंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग नोटिसेस थ्रू द विंडो ऑफ हाइट 1.5 मीटर, है ना, कि एक पर्सन ग्राउंड फ्लोर पर बैठा और उसकी विंडो की हाइट जो है 1.5 मीटर है ना। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, एक बॉल है, कहां से, बिल्डिंग के रूफ से गिरती है ना, एंड क्रॉसेस द विंडो इन 0.1 सेकेंड। जब वो रूफ से गिरती है तो उसकी जो विंडो है उसको 0.1 सेकेंड टाइम में क्रॉस कर जाती है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉल व्हेन इट इज एट टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द विंडो, तो वो जो विंडो का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमें बताना है। फॉर एग्जांपल समझते हैं, ये एक विंडो है ना, ये विंडो, और ये हमारा रूफ है, यहां से एक बॉल गिरी कहां पर, और इसके विंडो को क्रॉस कर गई कितने टाइम में, 0.1 टाइम में, ठीक है। और ये बिल्डिंग की जो हाइट है h इक्वल्स टू 1.5 मीटर, तो ये जो टॉप मोस्ट एरिया जो है विंडो का इनिशियल वेलोसिटी, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो जब भी मुझे ऐसे समझ में आता है जिसमें हम डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो हमें वापस बेसिक्स में जाना पड़ता है। हमने साइन कन्वेंशंस पढ़ा था ना, उसी तरीके से हम इसको बेसिक के तौर पर सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना, क्योंकि u मुझे निकालना है, s मेरे को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1.5, और डायरेक्शन कैसी है गिरने की, ऐसे गिर रहा है ना, तो इसको मैं माइनस ले लूंगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब आप लोग कहोगे इसका साइन कन्वेंशन तो नीचे की तरफ है, तो u माइनस को नहीं, जिसका नहीं दिया उसको ऐसे ही लिखिए, क्वेश्चन आपको खुद बताएगा कि ये माइनस का है। मान लीजिए माइनस 1.5 इज इक्वल्स टू u, t मेरे पास क्या दिया है 0.1 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है, प्लस 1/2
ए क्या दिया हुआ मुझे, माइनस का 10 और 0.1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1.5 यू। अगर मैं इसको लिख लूं, यहां से इसको ये हटा दूं तो ये हो जाएगा 1/10, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू माइनस का 10, और इसको मैं लिख लेता हूं 1/100 लिख सकता हूं। तो इस जीरो से ये जीरो कट गए, ठीक है, और इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो इस 10 से और ये 10 कट गए, तो मेरे पास बचा क्या, -15 यू, ये माइनस, तो -1/2 क्या लिख सकता हूं मैं, -0.5, ठीक। तो u को मैं क्या लिखूंगा, -15 माइनस 0.5, ओ सॉरी, अगर मैंने इसको यहां भेज दिया तो -15 प्लस 0.5, ये u की वैल्यू आ गई। तो ये खुद बता रहा है -14.5, है ना। अगर मैं पहले से इसमें माइनस लगा देता वो तो हमारा पूरा कैलकुलेशन ही डिफरेंट हो जाता। जहां नहीं दिया गया वहां नहीं लगाना, आंसर आपको खुद बताएगा कि आपकी डायरेक्शन कैसी है, नीचे की तरफ। तो ये इस तरीके क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था मोशन अंडर ग्रेविटी। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और ख्याल